वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वाटर का चैप्टर जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही आता है। और इस लेक्चर में हमने किस बारे में बात करनी है, हमने ये देखना है कि वाटर की प्रेजेंस को देखने के लिए कौन कौन से टेस्ट है और साथ ही साथ वाटर को प्योरीफाई किस तरह किया जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ उतनी बातें हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। तो उसके लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमने वाटर के बारे में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि बहुत जरूरी चीज है। देखें, आपके पास वाटर की प्रेजेंस सबसे पहले पता होनी जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वाटर प्योर है या नहीं। ठीक हो गया। वाटर की प्रेजेंस पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरी है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करें और देखें कि क्या हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं उसमें वाटर है या नहीं। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, ये दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो बिल्कुल कलरलेस हैं, उसी तरह जैसे वाटर होता है। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपको कंटेनर में, मतलब तीनों कौन से, एथेनॉल, वाटर और साइक्लोहेक्सेन, किसी कंटेनर में पड़े नजर आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें से पानी कौन सा है और दूसरे कंपाउंड्स कौन से हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दूसरे कंपाउंड्स को देखने के लिए तीनों को बारी बारी पी के देखें, क्योंकि देखें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला तो अल्कोहल है। तो ये तो नहीं होता कि अब आप तीनों को पिए, इनमें से पॉइजनस चीज भी हो सकती है जो वाटर जैसी दिखती हो लेकिन वाटर ना हो। तो उसका तरीका क्या होता है कि उसको पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कुछ लेबोरेटरी में करते हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास वाटर प्रेजेंट है या कोई और सोल्यूशन है। सोल्यूशन कह लें, लिक्विड कह लें, सॉल्वेंट कह लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। सॉल्वेंट बल्कि ना कहें, क्योंकि सॉल्वेंट का मतलब ये होता है जो चीज अपने अंदर मिक्स कर सकती है। एथेनॉल को आप सॉल्वेंट कह सकते हैं क्योंकि ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर मिक्स करता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन पे हमने ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए इसको ना कहें, लिक्विड्स कह लें कि ये ऐसे तीन लिक्विड्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कलरलेस हैं। इस वजह से हम टेस्ट करते हैं कि आखिर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है वाटर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए? हमने करना ये है कि हमने इस तरह का एक कंपाउंड लेना है, ये वाला कोबाल्ट क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन न्यू नहीं है, अगर आप सबने पिछले लेक्चर्स मेरे गौर से सुने तो आप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ऑलरेडी। सॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखिए ये रिएक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया था, इसलिए अब मैं आपको वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। आप सबको पता है कि कोबाल्ट क्लोराइड आपके पास एनहाइड्रस सॉल्ट है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर मिक्स नहीं होता। और जैसे ही आप इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ये तो बात ऑलरेडी पता है ना कि इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके पास स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप वाटर की प्रेजेंस के टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं इन्हीं रिएक्शंस पे, जो सॉल्ट्स के रिएक्शंस है, क्योंकि रिएक्शन देख के तो आप सब समझ ही गए हैं। इन्हीं पे आप वाटर की प्रेजेंस के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कौन से टेस्ट होते हैं? वो इस तरह से होता है कि स्टूडेंट्स, आपके पास कहीं पे भी अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड का ना एक पेपर आता है, ठीक है, पेपर की फॉर्म में होता है, और वो पेपर की बात कर लें, सॉल्यूशन की बात कर लें, एक ही बात है। लेकिन वो पेपर होता है आपके पास स्टूडेंट्स ब्लू कलर में, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड का क्योंकि कलर चेंज आप सबको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर को किस तरह डिटेक्ट करना है। कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर आता है ब्लू कलर में, और इसी पेपर को जैसे ही आप वाटर के अंदर डिप करते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना वाटर के साथ रिएक्ट करने की वजह से, इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे पिंक कलर में। ठीक है, ये चेंज आता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में। उस पेपर को आपने क्या किया है, वाटर में डिप किया है और उसका कलर हो गया है चेंज। ये वाला चेंज हमें ये बता देता है कि इन तीनों में से जो सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है वो वाटर है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या इनके अलावा कोई सॉल्यूशन वाटर नहीं होता, वाटर जैसा नहीं होता? तो स्टूडेंट्स, वाटर जैसे और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिन जो कलरलेस होते हैं, देखने से लगता है, लेकिन आपने ज्यादा, या हर सॉल्यूशन तो नहीं अब आपने याद करना ना, हर लिक्विड तो नहीं याद करना, आपसे इन तीनों के नाम याद रखें। और जब आप ये बता रहे हो कि हमने प्रेजेंस ऑफ वाटर के टेस्ट क्यों परफॉर्म करने हैं, तो ये रीजन आपने देनी है कि आपके पास कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका कलर सेम होता है, मतलब कलरलेस होते हैं, वो भी कलरलेस और वाटर भी कलरलेस। ठीक हो गया। ये मैंने आपको कोबाल्ट क्लोराइड का बता दिया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अब पेपर फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेपर की फॉर्म में नहीं आएगा कोबाल्ट क्लोराइड की तरह। लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास जहां पे भी कॉपर सल्फेट के सॉल्ट पड़ा हुआ है ना, कॉपर सल्फेट का, आप क्या करें स्टूडेंट्स, उसके अंदर वाटर ऐड कर दें। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब जिसके अंदर वाटर मौजूद नहीं है, उस फॉर्म में ये व्हाइट कलर में होता है, ठीक है।
जैसे ही आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा और जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो ब्लू कलर के बनेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि इसका मतलब है कि अगर आप किसी और लिक्विड के साथ इन सॉल्ट्स का रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपके पास सॉल्ट में उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए जरूरी है कि इधर यहाँ पे क्या मौजूद हो, वाटर मौजूद हो। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वो क्रिस्टल बनेंगे ना। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का हमने एक टेस्ट परफॉर्म कर लिया है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर आप यही टेस्ट रिवर्स में परफॉर्म करें, ये तो था ना कि आपने एनहाइड्रस सॉल्ट लिया, उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर ऐड किया और आपके पास क्रिस्टल्स बन गए, क्रिस्टल का कलर चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको पता लग गया कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। लेकिन इस प्रोसेस को करने का एक और तरीका ये है कि आप क्या करें कि वाटर की प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए ये क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट लें और उसको हीट अप करें। ये मैंने आपको रिएक्शन पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसको हीट अप करेंगे जैसे ही आप, तो आपके पास ये वाटर अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब इन सॉल्ट्स के अंदर से, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा कि ये सॉल्ट का वाटर निकलते ही ये एनहाइड्रस फॉर्म में चले जाएंगे, पानी अलहदा से कंटेनर में नजर आने लग जाएगा। उस वाटर को अलहदा भी किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपने जो वाटर अलग किया उसको टेस्ट करने का एक और क्या तरीका है कि आप ये चेक कर लें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि फिक्स्ड होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको जरूर बताया था कि सी लेवल पे और होगा, माउंटेन पे और होगा, लेकिन सी लेवल भी तो कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये भी बहुत बड़ा लेवल होता है लैंड का, जिसको हम सी लेवल बोलते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बेस पे हम यहाँ पे टेम्परेचर्स की बात कर रहे होते हैं। तो आप माउंटेन्स पे तो जा नहीं रहे, आप तो सी लेवल पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सी लेवल पे आपने जब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को रिकॉर्ड किया तो आपने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट आ गया 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में ये पढ़ा था, याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता लग गया कि जो चीज हम यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देख रहे थे वो वाटर ही है। एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर से डिफरेंट होगा, साइक्लोहेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर से डिफरेंट होगा। इसलिए ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो आपका वही आना चाहिए जो वाटर का, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हो गए जिससे हमें पता चल गया कि वाटर प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है, यहाँ पे इशू ये है स्टूडेंट्स कि आपके ये टेस्ट ये तो बता सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट है या नहीं, ये नहीं बता सकते कि वाटर प्योर है या नहीं। फर्क समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये तो बता दिया कि आपके पास वाटर की प्रेजेंस है या नहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वाटर पीने के काबिल है कि नहीं, पोर्टेबल है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि आपको वाटर की प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। वाटर की प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें वाटर को प्योर करना पड़ेगा। वाटर को प्योर क्यों करते हैं, इसकी रीजन सुन लें जरा। आपका जो टैप वाटर है, जो घर में पानी टैप से आता है वो वाला पानी, इसके अलावा समुद्रों का पानी, कहीं भी और देख लेंगे ना, जो भी वाटर होता है स्टूडेंट्स, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन होती है। मिनरल्स ऐड हुए हो सकते हैं आपके पास, उनके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे हमने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में पढ़ा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं। इस तरह से इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, डस्ट हो सकता है उस पानी के अंदर। तो क्या जरूरी है कि उसको पोर्टेबल बनाने से पहले, मतलब उसको पीने से पहले, उस वाटर को प्योर किया जाए, उसको साफ किया जाए, ठीक है। उसको साफ करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें सिंपली बात तो हम जब घर में बात करते हैं कि टैप वाटर है उसको बॉईल करें और उसको उसके बाद पिए, बॉईल किए बगैर मत पिए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो है डिस्टिलेशन ऑफ टैप वाटर। डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन में मैं आपको सिंपली इसकी बहुत बेसिक बात करके सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी कि डिस्टिलेशन में क्या आपने करना है। आप अलहदा कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर अलहदा कर रहे हैं फ्रॉम एनी वाटर, टैप वाटर और सॉल्ट वाटर, किसी भी चीज से आप ड्रिंकिंग वाटर को अलहदा कर रहे हैं। आपका पानी है, टैप वाटर से लिया हो या ओशन से लिया हो या सी से लिया हो, उस पानी में इम्प्योरिटीज है, ठीक है। उसमें हो सकता है ऐसे मेटल्स हों जो आपके लिए नहीं अच्छे। जब हम वाटर बॉर्न डिजीजेस पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि वाटर में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो अच्छी नहीं होती ह्यूमन हेल्थ के लिए।
तो हो सकता है उसके अंदर ऐसी कोई डिजीजेस कॉजिंग एजेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर इस तरह के मिनरल्स हो जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। साथ ही साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स कौन सा बहुत अच्छे हैं। आपके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी मिनरल्स की बॉडी को चाहिए ना, अगर वो बहुत ऐसी क्वांटिटी में चली जाती है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो भी डेंजरस है। ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स हमें देख के चलनी पड़ती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि वाटर की डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब ही ये होता है कि आपने ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करना है। पानी साफ नहीं है, उसको इस काबिल करना है कि उसको पिया जा सके। ठीक हो गया। आपने ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करना है, इसी को कहते हैं डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो ये प्रोसेस कहलाता है वो वाला प्रोसेस जिसमें आप सॉल्ट वाटर में से वाटर ऑब्टेन कर रहे होते हैं। सॉल्ट वाटर किसका होता है? सी वाटर सॉल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। वो पीने से ही पता लग रहा होता है कि उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और हम ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्ट वाटर भी नहीं पी सकते। ठीक हो गया। इसलिए क्या करना है कि हमने ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करना है। सॉल्ट वाटर से या सी वाटर से एक ही बात है। और लार्ज स्केल का क्या मतलब है? आपके पास पानी के वही सोर्सेज हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें ओशन है, इनलैंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है। ये आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं। लिमिटेड तो नहीं, खैर आपका अर्थ इससे भरा हुआ है इन चीजों से, लेकिन ये आपके सोर्सेज हैं, यहीं से तो आएगा आपका पीने का पानी। अब जरूरी है कि उसको प्योरीफाई किया जाए ताकि आप बहुत ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जो आपके पास मिनरल वाटर आता है, ठीक है, उसको प्योरीफाई किया गया होता है। लार्ज स्केल का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे, ताकि लोगों को वो दिया जा सके। ये नहीं है कि आपने एक या दो इंसानों की जरूरत पूरी करनी है कि ठीक है उनको पानी की जरूरत है तो आपने साफ सुथरा किया दे दिया। इंडस्ट्रियल लेवल पे एक लार्ज पॉपुलेशन का फायदा देखा जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। इसके इसी प्रोसेस को हम फर्दर क्या नाम देते हैं? डीसैलिनेशन का। ठीक है। डीसैलिनेशन का क्या मतलब होता है? सी वाटर की इंप्रूवमेंट। इन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल मैं आपको नहीं बता रही, डिटेल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ बस, कि आपके पास वाटर को टेस्ट करने के बेशक तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये तरीके ये नहीं बताते कि वाटर प्योर है या नहीं। वो कैसे पता चलता है? वो पता लगता है जब आप वाटर की डिस्टिलेशन करते हैं। तो आपके घरों में जो मिनरल वाटर आता है, आप सबने याद रखना है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है। उसकी डिस्टिलेशन हो चुकी होती है, उसको साफ कर दिया गया होता है ताकि आप उसमें से पीने का पानी अलग कर सकें। ठीक है। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब इसके अलावा हमने ये भी पढ़ना है कि वाटर में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। कुछ होती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ होती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है। उन सारी बातों को भी करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि पेपर में अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ये वाटर का कॉन्सेप्ट आता है तो उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करने हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम मजीद कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं उन सारे टॉपिक्स पे भी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। पहले मैं आपको साथ साथ करवा रही थी, लेकिन अब मैं थोड़े से पिछले कॉन्सेप्ट्स भी लेके चलूंगी ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हों और कोई भी चीज रह ना जाए। ठीक है। अब हम चलते हैं और पहला एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, विच इज इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी चीज है जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है? तो आप सबने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये चीज है सोप। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये नहीं सोचना कि ये पता नहीं फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ है, या उस तरह से नहीं समझना, ना ही लॉन्ग चेन को देखे। जहां पे आ गया ना कि सोडियम सॉल्ट है, तो याद रखना है कि यहाँ पे सोप की ही बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा आप सबने याद रखना है कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से जो फैटी एसिड्स बनते हैं उनकी डेफिनेशन और है, उनमें ट्राइग्लिसराइड्स का जिक्र आएगा। मैं आपको सिर्फ बेशक वो पिछले चैप्टर की बातें आपको कंपैरिजन बता रही हूँ ताकि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ऑप्शंस देख लेते हैं। एसिड, लाइम, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों ऑप्शंस गलत है। हमारे पास एक ही चीज है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एक लॉन्ग चेन है और सोडियम सॉल्ट बनता है उससे, ये है सोप। आपने इसकी डिटेल और इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लासेस में जाके बहुत डिटेल में पढ़ना है, इससे यहाँ पे आप सिर्फ इस डेफिनेशन को याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ लार्ज नंबर ऑफ सोप इज वेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो किस चीज में वेस्ट होता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्कम बन जाता है। स्कम आपकी जो भी जहाँ पे भी ये बनता है, ये उस चीज को खत्म करता है, उसकी एक तो खूबसूरती को खत्म करता है अगर आपके घरों में सिंक में ये बन रहा होता है। उसके अलावा ये वहाँ उन चीज़ों की फंक्शनैलिटी को भी ख़राब कर रहा होता है, खूबसूरती भी ख़राब कर रहा है, साथ ही साथ थोड़ा सा डर्टी लुक भी दे रहा होता है चीज़ों को। इस वजह से स्कम
के बारे में वैसे हमने बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि पेपर में पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि अ लार्ज नंबर ऑफ सोप इज वेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। और ये कब होता है? ये तब होता है जब वाटर हार्ड होता है, ठीक है। वाटर हार्ड होगा तो आपके पास स्कम की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज परमानेंट हार्डनेस बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब उन्होंने कहा है कि परमानेंट हार्डनेस है और कौन कॉजेज है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्या पूछा है एमसीक्यू में? एमसीक्यू में ये पूछा है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम तो है परमानेंट हार्डनेस की रीजन, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम के कौन से सॉल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब आप ऑप्शन ए देखिए, उसमें लिखा हुआ है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, और ऑप्शन बी देखें उसमें लिखा हुआ है क्लोराइड, ठीक है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है। और आपको फर्क याद हो तो क्लोराइड्स जो हैं और सल्फेट हैं ये तो परमानेंट हार्डनेस में आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट किस में आते हैं? बाइकार्बोनेट्स आते हैं टेम्पररी हार्डनेस में, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है? ये फर्क इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, परमानेंट हार्डनेस और सॉफ्ट और टेम्पररी हार्डनेस का जो डिफरेंस है वो पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ये सारी चीज़ें भी पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। इसलिए जो एमसीक्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि बातें वही हैं, सिर्फ तरीका डिफरेंट है हर एमसीक्यू के लिखे जाने का। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सोडियम जियोलाइट इज रेजिन ऑफ। अगर आप इसका ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तब जाके आपको इसका ये पूरा का पूरा केमिकल फॉर्मूला याद होगा, वरना ये लंबा है, इस वजह से भूलने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको कहते हैं। सोडियम का होना जरूरी है, बाकी ऑप्शंस आप देख लें सोडियम उसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा बाकी ऑप्शन इसी तरह इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला भी डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है, हो सकता है कहीं पे ऑक्सीजन के साथ 3 का नंबर ना लिखा हो, कहीं पे पूरे सिलिकेट के साथ ही 2 का नंबर ना लिखा हो। तो जो नंबर केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो कभी भी चेंज नहीं करते हैं, वो जिस तरह से होता है उसको वैसे ही लेके चलते हैं। आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये इसी तरह से इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 दफा लिखेंगे तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर की बात हो गई तो आपने सिर्फ याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम को, बस। उसके अलावा जो दिए हुए ना ऑप्शंस में, जिस तरह एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, दैट्स इट, यही आपके पास हार्डनेस ऑफ वाटर का कॉज है, और इन्हीं को रिमूव करते हैं जब हम वाटर की हार्डनेस को खत्म कर रहे होते हैं। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली हम उनको रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप सबको बहुत दफा बताया जा चुका है, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर ऐड होता है 2H2O की तरह, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस में एक में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। इसके अलावा 2H2O तो आप देखें ना हर ऑप्शन में लिखा है, तो इसको नहीं निशानी बना लेना कि जहाँ 2H2O लिखा होगा वही आपकी सही ऑप्शन होगी। आपको पता होना चाहिए ये कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट है और कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट है ये, और उसी तरह से आगे इसका सॉल्ट बन जाता है जब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, लेकिन ये और किसी चीज़ का भी सॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? इसी तरह लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी याद रखना है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज और सॉल्व करवाने लगी हूँ जो हमारे पास हैं थोड़े पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। ये परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके स्पेशली आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको पता हो, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी 70% वाटर है, ये बात याद रखनी है। आपके पास जिस तरह मर्जी ये क्वेश्चन पूछा जाए 70% वाटर है, ये वाली बात आप सबने भूलनी नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ओशन कंटेन्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ओशन में दुनिया का सबसे ज्यादा पानी इन्हीं ओशंस में प्रेजेंट है। कितने परसेंट है? ये 97% है, ठीक है। 97% वाटर आपके ओशंस में प्रेजेंट है। बाकी जो ऑप्शंस है 90, 98, 97.1, इस तरह का कोई आपने वैल्यू याद नहीं रखनी। जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं सीधी सीधी आप इनको याद रखें, क्योंकि ये सीधी सीधी ही होती हैं। इसी तरह से पेपर में भी पूछी जाती हैं, कोई आपने इनमें ट्रिकी चीज नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखेंगे तो पेपर में इनको करना भी आसान होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इन फॉर्म ऑफ। वाटर आपके एटमोस्फेयर में मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है? बारी बारी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। रेन ड्रॉप्स, बिल्कुल भी नहीं। बारिश पानी हर वक्त तो नहीं हो रहा होता ना, बारिश हर वक्त तो नहीं हो रही होती, तो बारिश का पानी कोई हर वक्त मौजूद भी नहीं होता, तो रेन ड्रॉप्स नहीं। इसके अलावा ड्यू,
ड्यू क्या चीज़ होती है? ये जो रात के टाइम आपने देखा होगा कि अक्सर पत्तों पे थोड़ा-सा पानी इकट्ठा हुआ होता है, जो ओस भी अक्सर जिसको कहते हैं। तो ये ड्यू भी नहीं है, ठीक है? इसके अलावा सी ऑप्शन है वाटर वेपर्स, डी ऑप्शन है रिवर। रिवर और चीज़ है, एटमॉस्फेयर और चीज़ है। रिवर तो आपके हाइड्रोस्फीयर में आता है, एटमॉस्फेयर में आपके पास गैसेज़ और एयर आ जाता है। तो आपने याद रखना है वाटर वेपर की फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में ये वाटर प्रेज़ेंट होता है। ठीक हो गया? वाटर वेपर्स की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ये वाटर वेपर है। काउंट इसको हाइड्रोस्फेयर में भी कर लेते हैं और इसकी बात हम एटमॉस्फेयर में भी कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ओनली डैश परसेंट ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज पोर्टेबल। तो कितने परसेंट वाटर यहाँ पे पोर्टेबल होता है? आप सबने याद रखना है 0.2% वाटर इज पोर्टेबल। मैंने आपको सारी अक्रेंस की जितनी थी डिटेल बताई थी और बताया था कि कितना परसेंट वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पास उस सारे वाटर में से सिर्फ और सिर्फ 0.2% ऐसा है जो कि पीने के काबिल होता है। ठीक हो गया? ये इसी वजह से याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 0.2%। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ देखें याद करने वाली चीज़ भी नहीं है। इतनी आपको आती होगी तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज। तो परसेंटेजेस में कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा स्टूडेंट्स आप इसको 3 से 4 दफ़ा देखें, रिवाइज कर लेंगे तो आपको भूलेंगी नहीं। रिवाइज नहीं करेंगे तो परसेंटेजेस आपको कंफ्यूज करेंगी, और परसेंटेजेस अगर आपको कंफ्यूज कर देंगी तो पेपर में इनको याद रखना, इनको समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपके पास एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। आप सबने इनकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है, भूलने नहीं है बस स्टूडेंट्स। ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि ये पेपर में भी पूछे जाते हैं सेम चीज़ें, सिर्फ स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो ऑलरेडी काफ़ी रिएक्शंस ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं, लेकिन उनको वाटर से कैसे रिलेट करना था वो मैंने आपको सिखा दी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वाटर को देखें कि कौन-कौन से टेस्ट हैं, और साथ ही साथ ये देखें कि वाटर को प्यूरिफाई किस तरह करते हैं, कि उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।